वेलकम बैक टू नीरज गिरी मैथ्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो है चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने वास्तविक संख्याएं पर एक लेक्चर ले लिया हूं, जिसपे मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद तब प्रश्नावली सॉल्व करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली को। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 140 को सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंडों से विभाजित करना शुरू करें, यानी गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से डिवाइड करेंगे 140 को, तो आएगा 70। ठीक, फिर उसके बाद में 70 को जो है डिवाइड करेंगे 2 से, 35 आएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो 5 7 35 हो जाएगा, यानी 7। फिर उसके बाद 7 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आएगा 1। तो 144 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, घात में अगर लिखा जाए तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 और गुणे 7 की पावर 1। ठीक है, तो ऐसे ही चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा। फिर 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 39 को तो 13 आएगा। फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा, और अगर इसकी घातों के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 38 25 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 38 25 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 1275 आएगा। फिर उसके बाद 1275 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 425 आएगा। फिर 425 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा। फिर 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। और फिर 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसका जो है अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको जो है घात के रूप में लिखेंगे तो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17 की पावर 1। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन पहले का ही चौथा और पांचवा है, इसको देख लेते हैं। तो चौथा दिया गया, कह रहा है कि 5005 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 5 से पहले डिवाइड करेंगे तो 1001 आएगा। फिर 1001 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 143 आएगा। फिर 11 से डिवाइड करेंगे 143 को तो 13 आएगा। फिर 13 को 13 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, जो कि 5005 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगला है 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 को पहले 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 आएगा। फिर 437 को 19 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 23 आएगा। फिर 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसका जो है जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा क्या बनेगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। सबसे पहले मैं इसका जो है हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद इस फार्मूले पर रख के इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 और 91 को जो है पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 13 दुनाई 26, 13 गुणे 2 हो जाएगा, और 91 हो जाएगा 13 सत्ते 91। अब इसमें ये देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 13। ठीक है, क्योंकि 13 जो है दोनों में कॉमन है। उसके बाद जब बात करेगा एलसीएम की, तो एलसीएम को दोनों क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 26 और 91 दोनों संख्याओं में क्या है, उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है, 13 है। तो 13 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है 26 और 91 का, तो जितने भी वो अभाज्य गुणनखंड बने हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 गुणे 7 गुणे 13 का जो वैल्यू आएगा 182 आएगा। अब क्या करेंगे, अब आगे उसी फार्मूले पे इसको रखेंगे, किस पे, सत्यापित करने के लिए। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है। तो पहले दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे। दोनों संख्या क्या थी, 26 और 91 था, उसका जो गुणा करेंगे 23 66 आएगा। फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 गुणे 182 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 और 66 आएगा। दोनों बराबर है, जो दोनों तरफ बराबर आ गए, इसलिए क्या हो गया, ये इसके साथ सत्यापितता जांच हो गई, ये सही है। फिर अब बात करते हैं 510 और 92 का, जो अगला क्वेश्चन है। तो 510 और 92 का जब हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर उसके बाद 92 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणे 2 इंटू
दो गुणे दो और फिर उसके बाद गुणे 23 आएगा। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ कॉमन इसमें कौन सा है? इसमें केवल दो कॉमन है, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो ही कॉमन है, तो दो इसका एचसीएफ हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 23,460, ये एलसीएम निकल जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको भी उसी फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करेंगे। तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। तो जो दो संख्या दी गई है 510 और 92 को, उसको गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। उसके बाद जब एचसीएफ और एलसीएम का गुणन गुणन मतलब गुणा करेंगे तो आएगा 2 गुणे 23,460 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 46,920, जो कि दोनों बराबर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जो थर्ड वाला है 336 और 54 का। तो 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। उसके बाद 54 का जब निकालेंगे 2 इंटू 3 की पावर 3, तो इन जो है दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, उसके बाद जब इसका एलसीएम निकालना होगा क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, तो इसका जो आंसर आएगा 3024 आएगा, 3024 आएगा। फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे आएगा 18 144। फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे तो इसका भी वैल्यू आया 1844। दोनों क्या है? दोनों बराबर है, इसलिए इसके साथ सत्यापित जांच हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला जो दिया गया है 12, 15 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। दूसरा है 17, 23 और 29, इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। उसके बाद में इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है 8, 9 और 25 को। सबसे पहले निकालते हैं 12, 15 और 21 का। तो 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, और 15 का निकालेंगे 3 गुणे 5 होगा, और 21 का निकालेंगे 3 गुणे 7 होगा। तो एचसीएफ इसका 3 होगा, क्यों? क्योंकि 3 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, 12 में भी आ रहा है 3, 15 में भी 3 कॉमन आ रहा है, और 21 में भी 3 कॉमन आ रहा है। तो जो तीनों में संख्याएं होंगी उसको वही उसका एचसीएफ होता है। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या करें? सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा इससे 420 आएगा, ये इसका हो जाएगा एलसीएम। अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सॉरी मतलब क्वेश्चन 3 का थर्ड सेकंड वाला। 17 का निकालेंगे और 23 का, उसके बाद 29 का। तो चूंकि ये अभाज्य संख्या है तो इनका खुद का खुद के साथ जो है मल्टीप्लाई, खुद का खुद के साथ एक के साथ ही गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड। 17 गुणे 1 हो जाएगा, 23 गुणे 1 हो जाएगा, और 29 गुणे भी 1 हो जाएगा। तो इनका जो एलसीएम एचसीएफ होगा क्या होगा? एक ही होगा। एलसीएम की बात करेंगे तो इन सबको, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है तो इन सबको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 11,339। और तीसरा वाला है 8, 9 और 25। तो 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। और 9 का जब करेंगे 3 इंटू 3, इसको 3 की पावर इसका 2 लिख सकते हैं। और 25 का क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5, इसको 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, कोई भी ऐसे जो है वैल्यू कॉमन नहीं देख, एक जैसी नहीं दिख रही, मतलब तीनों में कॉमन नहीं, तो केवल क्या है, वो तीनों में एक ही कॉमन है, वो है 1। तो इसका भी जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसका भी एचसीएफ जो है 1 हो जाएगा। फिर एलसीएम की बात करें तो सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएफ आएगा 1800। एलसीएम जो आएगा इसका 1800 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। दिया गया है कि एचसीएफ जो है 306 और 657 है, इक्वल टू 9 दिया गया है बराबर। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। सिंपल से इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये हमको पता है। अब इस प्रश्न में दी गई संख्या 306 और 657 है, यानी एचसीएफ जो है 306 कामा 657 है, इज इक्वल टू 9 दिया गया है। तो मान लीजिए कि एलसीएम जो है 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू एक्स है। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे, तो 306 गुणे 657 इंटू 306 गुणे 657 इज इक्वल टू 9 गुणे एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम समीकरण को पुनः व्यवस्थित करेंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। फिर जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स इज इक्वल टू 34 गुणे 657, जिसका आंसर हो जाएगा 22,338, यानी 22338। इसलिए एलसीएम जो है इसका क्या हो जाएगा? 306 गुणे 657 का एलसीएम जो हो जाएगा 22,338 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहाँ पर सॉरी n था, n के लिए संख्या 6 अंक पर जो है 0 समाप्त होता है। 0 पर 6 अंक जो है 0 पर समाप्त होता है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n, यहाँ पे 6 पावर n था, n अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है? तो पहला कारण है, यदि कोई संख्या जो है 0 पर समाप्त होती है तो उसे 10 से विभाज्य होना चाहिए, और किसी भी संख्या को 10 से विभाज्य होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि 10 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 5। अब 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंडों को देखने पर हमें मिलता है कि 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर n, जिसको 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n भी लिख सकते हैं। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 है, इसमें 5 गुणनखंड के रूप में मौजूद नहीं है। अंकगणित के मौलिक प्रमेय के अनुसार किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय यानी यूनिक होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि 6 की पावर n एक अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 5 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये दोनों अभाज्य संख्याएं क्यों हैं? इसको जो है व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो एक भाज्य संख्या वह होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 का केवल एक ही गुणनखंड होगा, 5 इंटू 1, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 लिखा हुआ, तो 4 के दो गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 का 2 गुणे 1 भी हो जाएगा, तो 2 से ज़्यादा भी हो जाएगा। यानी एक और स्वयं संख्या के अलावा भी इसके गुणनखंड होते हैं। आइए इन दोनों संख्याओं की जांच करके समझते हैं कि ये भाज्य क्यों है। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो अगर हम देखें कि दोनों में 13 कॉमन है, अगर हम 13 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 गुणे 11 और प्लस में 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 77 हो जाएगा, 77 प्लस 1 हो जाएगा 78, फिर 13 गुणे 78 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 78 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो 78 का गुणनखंड कैसे निकलेगा 2 गुणे 39, फिर 39 को और सिंप्लीफाई करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा, फिर अंतिम गुणनखंड जो बनेगा क्या बनेगा 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, इस संख्या के गुणनखंड जो है 1 2 3 13 78 और जो इसकी वैल्यू आएगी 10 14 आएगी, क्योंकि 13 गुणे 78 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 14 आए, चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। अब इसे इसी प्रकार से दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरा भी इसी में है, ये एक भाज्य संख्या वह होती है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी 1 और स्वयं संख्या के अलावा भी उसके जो है गुणनखंड होते हैं। तो आइए इन दोनों संख्याओं की जांच करते हैं, समझते हैं कि ये भाज्य क्यों है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने पहला वाला कर लिया, सॉल्व कर लिया ये वाला। अब दूसरी की बात करते हैं इसकी। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, दोनों में 5 मिल रहा है, 5 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 1 बच रहा है। फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5040, फिर प्लस 1 बच रहा है, इसको ऐड कर लेंगे तो 5 गुणे 5 5041 आएगा। फिर 5041 को गुणनखंड करेंगे तो 5041 क्या होता है 71 का स्क्वायर है, तो 71 इंटू 71 लिख देंगे। फिर अंतिम गुणनखंड जो बनेगा इसका क्या बनेगा 5 गुणे 71 गुणे 71। अब इस संख्या के गुणनखंड में देखें तो 1 5 और 71 है और 5041 है, चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह क्या होगा एक भाज्य संख्या होगा। तो ये था प्रश्नावली 1.1 जो मैंने देखा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें, और पुराना वाला वीडियो इसके पहले वाला जरूर देखें, ताकि तभी आप जो है प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।